मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम क्या स्टडी कर रहे थे, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डिफरेंट पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में और उनकी कैपेसिटीज के बारे में। उन वॉल्यूम्स में क्या रिलेशन था उनकी कैपेसिटीज से, उनको किस फॉर्म में डिफाइन किया जाए उनके बारे में बात कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नेम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक हमने क्या किया, क्या क्या डिस्कस किया, उसके बारे में भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की बात की, जहां पर मैंने आपको क्लियर कट एक्सप्लेन किया कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस। फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है, कौन सा एक्सचेंजिंग पार्ट है, उसके बारे में। और फिर हमने बातें की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, कौन कौन सी मसल्स उनमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से एक्सिस में चेंजेज आया, इसके बारे में। फिर हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज और उनका रिलेशन। आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। हेडिंग लगाइए बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का एक्सचेंज कैसे पॉसिबल हो, तो एक सिंपल लाइन की फॉर्म में यदि मैं एक्सप्लेन करूं, डिफरेंट गैसेज, इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इन गैसेज का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से पॉसिबल होगा। तो मैं कह सकता हूं गैसेज आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आपको यह भी पता होना चाहिए सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मैं कह सकता हूं सिंपल डिफ्यूजन, ये किस पे डिपेंड करता है? सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। mainly based on concentration and pressure gradient। दो डिफरेंट लाइन मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो गैसेज का एक्सचेंज होगा, गैसेज इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी ऑक्सीजन। गैसेज आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। और सिंपल डिफ्यूजन किस पे डिपेंड होता है? ऑन द कंसंट्रेशन एंड द प्रेशर ग्रेडियंट। मैं ये कह सकता हूं higher concentration to lower concentration। गैसेज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर, या मैं कह सकता हूं हायर कंसंट्रेशन जहां पर गैसेज की होंगी तो वहां पर वो गैसेज उतना ही ज्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे। हायर प्रेशर
to lower pressure. तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। Factors that affect rate of diffusion. Factors that affect the rate of diffusion. उन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे यहां पर? मैं ये कह सकता हूं किसी भी गैसेज का सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैसेज का पार्शियल प्रेशर और जिस मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूजन शो होगा उसकी थिकनेस। फर्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, सेकेंड वन इज partial pressure of gases, third one is thickness of membrane। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं a gas have higher the solubility show the greater diffusion, या मैं कह सकता हूं show the faster rate of diffusion। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं CO2 की solubility देखूं और O2 की solubility देखूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि CO2 की solubility कंपैरेटिवली O2 की सॉल्युबिलिटी से ज्यादा है, 20 से 22 टाइम्स। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा उतना फास्ट होगा। तो आपके पास दो गैसेज हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो मैं कह सकता हूं ए गैस हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी डिफ्यूज एट फास्टर रेट देन द गैस हैव लो सॉल्युबिलिटी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर लो सॉल्युबिलिटी किसकी है? ऑक्सीजन की। और हायर सॉल्युबिलिटी किसकी है? CO2। तो इस CO2 का डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। और हमारी बॉडी के अंदर CO2 आपको पता है टॉक्सिक और हार्मफुल है, उसका डिफ्यूजन उतने ही फास्ट तरीके से होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस बन रहा है वो फास्ट तरीके से बाहर आ जाए। तो फर्स्ट पैरामीटर आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट पैरामीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं ए गैस हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी, ए गैस हैविंग हाई solubility
A gas having high solubility diffused at faster rate. Faster rate as compared to a gas have low solubility. क्लियर है बेटा? इट मीन्स किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन रेट को अफेक्ट कर रही है। दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं, हमारे पास तीन चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी पानी में हम डिजोल्व करने की कोशिश करें, सॉलिड डिजोल्व नहीं हो पाएगा, या मैं कह सकता हूं बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व होगा। लिक्विड उससे ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगा, और गैसेज मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व होगा। कोई भी व्यक्ति सेंट लगाता है, उसकी खुशबू जो है, फ्रेग्रेंस जो है, दूर तक चली जाती है। इसका मतलब वो जो सेंट लगाया है वो उसकी सॉल्युबिलिटी एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी डिजोल्विंग पावर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट हुआ है। क्लियर है मेरी बात? तो जिसकी डिजोल्विंग पावर और सॉल्युबिलिटी फास्ट होगी उसकी डिफ्यूजन रेट उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है पहली चीज? सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं। सेकंड पैरामीटर है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर, एज वी नो, द गैसेज आर डिफ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। Gases are diffused according to their partial pressure। अब एक नया वर्ड आया है यहां पर, पार्शियल प्रेशर। इसको समझना जरूरी है। पार्शियल प्रेशर क्या है? पूरे इस एनवायरनमेंट के अंदर पहले गैसेस के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9% एंड अदर गैसेस। ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। और एटमॉस्फेयर में ये सभी गैसेस कंप्लीट 100% बनाएंगी। 78%, 21%, 0.03 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 100% गैसेस में सभी का अलग अलग रोल है। ये इस एनवायरनमेंट के ऊपर सभी गैसेस एक प्रेशर एनवायरनमेंट पर लगाएंगे। 100% गैसेज जो हैं वो प्रेशर लगाएंगे 100%, और ये 100% जो प्रेशर है ये एनवायरनमेंट पर लग रहा है 760 mmHg। किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस,
they are exerting the pressure on the environment in the form of total pressure. टोटल प्रेशर 100% गैसेज 100% प्रेशर जो जनरेट कर रही है उसको हम बोल रहे हैं टोटल प्रेशर एनवायरमेंट पर आया 760। अब मैं आपको यह कहूं ऑक्सीजन का निकालना है तो आप क्या कहेंगे, उस 100% में से ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो है 21%। तो 21% कितना एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, और उसी को बोल रहे हैं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना लगाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बता देता हूं। 100% गैसेज प्रेशर जो जनरेट कर रही है वो कर रही है 760 mmHg। कहां पर, एटमॉस्फेयर में। 1% किसी गैस का पार्ट है तो वो क्या करेगी, 760 डिवाइडेड बाई 100% mmHg। और किसी गैस का पार्ट है 21%। 21% किसका है, ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, 760 डिवाइडेड बाई 100% इंटू 21%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 159 mmHg। तो हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर कितना था, 760, और उनमें से कितना प्रेशर ऑक्सीजन का आया एनवायरमेंट में, 159 mmHg। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का निकालना मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल दें, ऑर्गन का भी निकाल सकते हैं, अदर गैसेज का भी निकाल सकते हैं। किसी की भी परसेंटेज वैल्यू दे दी जाए तो उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। और जब पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो यहां पर लिखा हुआ है एज वी नो गैसेज आर डिफ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूं, नोट किया सभी ने यहां तक। यहां पर मेनली रेस्पिरेटरी गैसेज का जो मेन रेस्पिरेटरी गैसेज जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो मेनली कौन कौन सी है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी गैसेज की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेज कौन कौन सी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी पार्शियल प्रेशर को डिनोट किया जाता है तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये पार्शियल प्रेशर आएगा mmHg की फॉर्म में आएगा, mmHg। क्लियर। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी गैसेज का इस एनवायरनमेंट के अंदर पार्शियल प्रेशर देखते हैं। तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अभी हमने देखा 159 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो वो आएगा 0.3 mmHg। याद रहे बेटा,
परसेंटेज वैल्यू एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की है 0.03, बट पार्शियल प्रेशर कितना है 0.3। क्लियर है मेरी बात? इसी एटमॉस्फेयर को हम एल्यूलाई से कंपेयर करते हैं कि हमारे लंग्स के एल्यूलाई के अंदर क्या पार्शियल प्रेशर होगा। एल्यूलाई में है 104 mmHg एंड 40 mmHg। आपसे कहा जाए एल्यूलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 104, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड 40। इसका कंपैरिजन हम ब्लड से करेंगे। ब्लड कैसी फॉर्म में? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, तो हम दो फॉर्म में लिख लेते हैं, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड एंड ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब देखो नेम इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी? ज्यादा। तो ज्यादा अमाउंट होगी तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। तो हम कह सकते हैं 40-95। और इनका कंपैरिजन यदि कार्बन डाइऑक्साइड से करें तो 45 एंड 40। क्लियर है बेटा? रेस्पिरेटरी गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर में इनका प्रेशर है 159 0.3, एल्यूलाई में है 104 एंड 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40 एंड 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95 एंड 40। अब इसका कंपैरिजन किससे करें हम? बॉडी के टिश्यूज से। यहां पर 40 mmHg एंड 45 mm। नोट करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अभी मैंने एक लाइन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया था, एज वी नो दैट गैसेज आर डिफ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। अब जरा सोच के देखें, पार्शियल प्रेशर जहां पर ज्यादा होगा और जहां पर कम होगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर गैसेज का मूवमेंट होगा। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159 है, एल्यूलाई में 104 है, गैसेज की मूवमेंट एटमॉस्फेयर से एल्यूलाई की तरफ हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड का एल्यूलाई में पार्शियल प्रेशर 40 है, एटमॉस्फेयर में 0.3 है, हायर से लोअर की तरफ। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिक है वो धीरे धीरे बाहर आएगी और बॉडी के अंदर फ्रेश एयर इस तरीके से ऑक्सीजन की फॉर्म में अंदर जाएगी। लेकिन याद रहे, चाहे हम इंस्पायर्ड करें और चाहे एक्सपायर्ड करें, दोनों में ही ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा रहेगी बेटा। एक मिसकंसेप्ट होता है बच्चों के दिमाग में कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो लेने वाले में ऑक्सीजन ज्यादा और छोड़ने वाले में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। नहीं, लें चाहे दें, इनहेल करें या एक्सेल करें, इनफ्लो करें या आउटफ्लो करें, दोनों में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू एनवायरमेंट में ज्यादा है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम है, 0.03%, जिसका पार्शियल प्रेशर 0.3 है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो सेकंड फैक्टर हमें पार्शियल प्रेशर भी पता लग गया। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं अब हम। थर्ड पॉइंट है
थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। इसको ध्यान से समझना बेटा, यहां से AIPMT में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। तो पहले एक डायग्राम बना देते हैं। यहां पर इस तरीके की फ्लैट सेल्स हैं और ये सेल जो हैं ये स्क्वेमस एपिथेलियल की सेल्स है बेटा जी। ये जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक एल्यूलर कैविटी है। एयर, फ्रेश एयर यहां पर एंटर करेगी और फॉल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर यहां से आउट करेगी। सेकंड, यहां से गैसेज जैसे ही यहां पहुंचेंगी तो यहां डिफ्यूजन होना जरूरी है। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है? यहां थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। यदि दोनों के बीच में थिकनेस बहुत ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन रेट 0 हो जाएगी, और थिकनेस बहुत कम होगी तो डिफ्यूजन रेट उतनी ही क्या होगी? फास्ट होगी। इट मींस यहां पर ब्लड की सप्लाई भी है, इस तरीके से, और यहां पर ब्लड सेल्स भी होंगी। क्लियर? और इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, तो मैं कह सकता हूं दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस। और ये जो ब्लड कैपिलरी है इसमें जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, और ये एल्यूलर वॉल, वन सेल थिक, मीन्स जितनी एक सेल की थिकनेस होगी कंप्लीट लेंथ में उतनी ही थिकनेस दिखाई देगी। अब याद करो जो जो स्टेप मैंने अभी तक आपसे एक्सप्लेन किए हैं। कोई भी एयर इस तरीके से फ्रेश एयर में ऑक्सीजन अंदर आई और यहां पर CO2 रिच एयर यहां से बाहर जाएगी। इसका मतलब इस एल्यूलर कैविटी या एल्यूलर सैक के अंदर वो एयर फिलअप है। डिफ्यूजन पॉसिबल होना है। डिफ्यूजन पॉसिबल, ये एयर यहां से यहां पर आ जाएगी, यहां से यहां पर आएगी ऑक्सीजन, और यहां से CO2 जो है वो बाहर चली जाएगी। अब दोनों में आपको कंपैरिजन पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी फास्ट है तो डिफ्यूजन रेट भी फास्ट होगी। सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से
2 टाइम्स ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। CO2 यहां पर आ गई, O2 यहां से यहां जानी, क्योंकि ये जो आरबीसी है इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो दोनों का कैरियर है, वो CO2 का ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है और ऑक्सीजन का भी। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को यहां से यहां पर ले जाना पड़ेगा बेटा जी, और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहां लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़े हमें, इस ऑक्सीजन को यहां पर ले जाने के लिए हमें इन मेम्ब्रेन से क्रॉस करना पड़ेगा। कौन कौन से क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पर डिफरेंट 3 बैरियर है। थ्री बैरियर कौन कौन से हैं? वन इज स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई। बेटा जी ये इसकी बात कर रहा हूं, इसको हमने लेबल कर दिया 1। सेकंड ये, इट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट substance in the form of basement membrane. Clear? And next one is endothelial lining of alveolar capillaries. Endothelial lining of alveolar कैपिलरीज। कौन सी है? दिस वन। इसे लेबल कर देते हैं 3rd। इट मींस एल्यूलर कैविटी में जो ऑक्सीजन है उसे डिफ्यूज होकर ब्लड के पास जाना है, तो उसे 3 बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। वन इज स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ एल्यूलाई, means alveolar wall. Second one is basement substance, and third one is endothelial lining of blood capillaries. इनको क्रॉस करेगी तब जाकर इस आरबीसी के पास पहुंचेगी। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों की यदि थिकनेस देखी जाए 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों की थिकनेस जो है लेस देन 1 mm है, और इसीलिए थिकनेस बहुत कम होने की वजह से 1 mm से भी कम थिकनेस है, इसीलिए यहां पर डिफ्यूजन क्या होगा? फास्ट होगा। यदि मेम्ब्रेन की थिकनेस को आप इंक्रीज कर देते हैं तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? यहां तक क्लियर है सभी को? नोट करें इसे। और ये डायग्राम बेटा AIPMT में पूछा जा चुका है, और इसकी थिकनेस 0.2 mm कंसीडर करते हैं। 1 mm से भी बहुत कम है। क्लियर? तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट देखिए बेटा, हम यहां सभी चीजों को कंपेयर करके एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? लंग्स की एल्यूलाई रीजन, हार्ट एंड टिश्यू। लंग्स की एल्यूलाई रीजन, हार्ट एंड टिश्यू। तो सबसे पहले मैं यहां पर टिश्यू ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ करें साथ साथ में। ये टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी। इस टिश्यू के अंदर ये क्या है? सेल्स। इस सेल ने ऑक्सीजन को कंज्यूम करना है तो मैंने एरो इस तरीके से बनाया, यहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम होनी चाहिए। यहां CO2 जो है बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि ये CO2 इस टिश्यू के लिए क्या है? टॉक्सिक है। इसका मतलब इस टिश्यू या बॉडी टिश्यू के पास में यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल होगा, जो रेस्पिरेशन की फाइनल स्टेप है, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले ये लेबल करें आप। इसका कॉम्बिनेशन हम करेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन को कौन पहुंचाए। इसके लिए बेटा जी हम क्या करेंगे? हार्ट, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड। दिस वन इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? इस लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से इस बॉडी टिश्यू तक सप्लाई करने के लिए एक ट्यूब होनी चाहिए। हमने लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से एक ट्यूब अराइज की और यहां तक। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बॉडी टिश्यू के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा? इसे लेबल कर देते हैं हम सिस्टेमिक आर्टरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इस बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन देकर आएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब यहां से ऑक्सीजन इसने डिलीवर कर दी, तो अब ये वापस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा इस तरीके से। और इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को यहां पर राइट ऑरिकल में लाकर छोड़ देगा। किसके थ्रू? ये सिस्टेमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, तो यहां से लाने वाली क्या होगी? सिस्टेमिक वेन। which carry deoxygenated blood। एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए सिस्टेमिक आर्टरीज,
और दूसरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए सिस्टेमिक वेन। यहां पर हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन देखें और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। कितना कितना होगा? 40 mmHg, 45 mmHg। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम। कितना कितना होगा? 95 mmHg एंड 40 mmHg। क्लियर है मेरी बात यहां तक? लेबलिंग के बेसिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू को सप्लाई करने वाली सिस्टेमिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 95 और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। अभी जो टेबुलर फॉर्म में बना रहा था वही डाटा यहां पर नोट कर रहा हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40 और PCO2 45, और टिश्यू के पास में भी आपने वैल्यू देखी थी PO2 और PCO2 40 एंड 45। तो यहां पर भी नोट कर सकते हैं PO2 एंड PCO2 40 एंड 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने यहां रेड में लेबल किया है और डीऑक्सीजनेटेड को मैंने यहां पर दूसरे कलर से लेबल किया। राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स के पास जाएगा। क्लियर है? लंग्स के पास जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। आपने पढ़ा भी होगा जनरली सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेकर जा रहा है? ये लंग्स के पास। लंग्स की हम एल्यूलाई बना देते हैं। ये यहां पर एल्यूलाई के पास जाएगा और यहां पर CO2 को डिलीवर कर देगा। और यहां से वापस कैरी करके लाएगा ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कैरी करने वाली जो ट्यूब है ये फाइनली आकर ओपन होगी लेफ्ट ऑरिकल में। इस ट्यूब का नाम है पल्मोनरी वेन। और जनरली सभी वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी हमारी बॉडी में क्या है? पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर कर लंग्स की एल्यूलाई से लेफ्ट ऑरिकल तक ला रही है। यही ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में।
और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली वापस वही रूट सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू बॉडी टिश्यू तक। तो हम ये भी कह सकते हैं इस एल्यूलाई में PO2 और PCO2, यहां पर PO2 104 एंड PCO2 40 mmHg की फॉर्म में। क्लियर है मेरी बात? तो मैं ये कह सकता हूं यहां से इंस्पायर्ड एयर या फ्रेश एयर आएगी और यहां से एक्सपायर्ड एयर इंस्पायर्ड एयर, फ्रेश एयर और एक्सपायर्ड एयर, फॉल एयर यहां से बाहर जाएगी। इसका मतलब हम किसकी बात करें यहां पर? एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में PO2 क्या है? 159 mmHg और PCO2 क्या है? 0.3 mmHg। अब आप इस रूट से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी फिनोमिना को। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा, यहां पर कम, यहां से ऑक्सीजन अंदर आ गई। यहां पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा, यहां पर कम, यहां से बाहर चली जाएगी। अब यहां पर देखें, इसका कंपैरिजन यहां पर करें तो यहां पर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना है। पल्मोनरी वेन से कहां पर आ गया? हार्ट के पास। हार्ट एक बॉडी का पार्ट है, उस ऑक्सीजन का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई किया। लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू कहां पर जा रहा है ये ब्लड? बॉडी टिश्यू के पास। यहां पर PO2 की कंसंट्रेशन 95 और यहां पर 40, यहां ज्यादा कंसंट्रेशन थी, यहां डिलीवर कर देगा। यहां पर PCO2 की ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहां से ये वापस इस ब्लड में मिक्स हो गई। तो ये ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीनेटेड। अब डीऑक्सीनेटेड को राइट ऑरिकल में छोड़ा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस। इस तरीके से हमारी बॉडी में ये साइकिल चल रहा है। आपने देखा कि ये किसकी यूनिट है? लंग्स की। ये यूनिट हार्ट की और ये बॉडी टिश्यू। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज पॉसिबल हो पा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? और एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड यहां पर पॉसिबल हुआ है। एल्यूलाई एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू यहां पर पॉसिबल हुआ है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इसके बीच में पॉसिबल हुआ। तो याद करो रेस्पिरेशन की अलग अलग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ब्रीथिंग, फ्रेश एयर को इन करना, फॉल एयर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना। तो मैं कह सकता हूं इंस्पायर्ड, एक्सपायर्ड। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप क्या थी? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड। यहां पर एल्यूलाई और ब्लड में डिफ्यूजन पॉसिबल हो रहा है। अभी डायग्राम के थ्रू मैंने बताया किस तरीके से 3 बैरियर काम करेंगे और वहां से डिफ्यूजन होगा। यहां पर सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। थर्ड स्टेप याद करें, थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। इट मींस यहां से ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो रहा है। फोर्थ स्टेप अगेन डिफ्यूजन इन बिटवीन
ब्लड एंड टिश्यू, तो यहां से ये फिर वापस डिफ्यूजन शो करेगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स ऑफ टिश्यू। इट मीन्स जैसे ही यहां पर आपने ऑक्सीजन को पहुंचा दी, इस सेल के पास ऑलरेडी क्या था, C6H12 है, O6, इसको ऑक्सीजन मिल गई, इस न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। अब बताएं बेटा जी, ये बॉडी के लिए क्या हार्मफुल है क्या, नहीं, ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। एनर्जी हार्मफुल है क्या, नहीं, ये भी हार्मफुल नहीं। बॉडी के लिए क्या हार्मफुल है, CO2, तो मैं कह सकता हूं दिस इज टॉक्सिक एंड हार्मफुल। इसे क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को, बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, एनर्जी मिल चुकी है। अब जो यहां पर CO2 रिलीज होगा, हार्मफुल जो है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इस टिश्यू से बाहर लाना पड़ेगा। बाहर लेकर कौन आ रहा है, वापस फिर यहीं पर ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मींस हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही। जैसे ही यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, हार्ट में, हार्ट से वापस लंग्स, और लंग्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आने वाली नेक्स्ट क्लासेज में मैं डिस्कस करूंगा कि यहां से यदि 100 ml ब्लड है, वो 5 ml ऑक्सीजन को यहां पर डिलीवर करके आएगा, तो वही 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से लेकर यहां पर डिलीवर करके आएगा। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में 100 ml ब्लड बाहर से जो भी ऑक्सीजन लेकर आया था, उसका 5 ml ऑक्सीजन यहां पर डिलीवर करके जाएगा, और यहां से ब्लड जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहा है, उसके एल्यूलाई रीजन पर जाकर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर डिलीवर करके आएगा। क्लियर है मेरी बात? अपनी बात को समराइज करता हूं। आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सबसे पहले एक टॉपिक की बात की जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको यह भी बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर एंड पार्शियल प्रेशर पर। हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर मूवमेंट होगा, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मूवमेंट होगा। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद यदि बात करें कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले जो पैरामीटर्स हैं, उनमें फर्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जिस गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल CO2 की सॉल्युबिलिटी इज कंपैरेटिवली more than the oxygen. Second parameter, partial pressure of gases, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली जहां पर कम पार्शियल प्रेशर होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी फास्ट होगी। थर्ड पॉइंट, मेम्ब्रेन थिकनेस, मेम्ब्रेन थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करती।
कि जितनी मेम्ब्रेन थिन होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। और ये आउटलाइन जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज पॉसिबल होता है। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टीम सीएलसी कंटिन्यूसली आपके लिए मेहनत कर रही है। आप भी इसी तरीके से डेली का दिया हुआ असाइनमेंट डेली करते रहें। 100% सक्सेस रेट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।